पेशे के एतबार से मैं एक आर्किटेक्ट हूं और अपने इसी जॉब की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ अजीब और गरीब इलाकों में जाके कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। ऐसे कई सारे वाकयात मेरी काम की हिस्ट्री के दौरान हुए हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्हीं में से एक वाकया है एक होटल जो कि मौजूद है नारान की साइड पे। हमें उस होटल को रेनोवेट करने का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई, सामान पैक किया और इस्लामाबाद से निकल पड़े नारान के लिए। सफर थोड़ा सा तवील था, लेकिन दिन की ही रोशनी में हम नारान पहुंच गए। बजाय अपने होटल जाके रेस्ट करने के, हमने पहले डिसाइड किया क्यों ना साइट एरिया देखा जाए। जाके जगह जाके चेक की, चारों तरफ पहाड़, हरियाली और उसके बीच में एक पुराने स्टाइल का गेस्ट हाउस बना हुआ जिसको हमने रेनोवेट करना था। वहां के मालिक से मुलाकात हुई, वो बहुत खुश थे हमारी टीम को देख के और हमें फौरन ही काम स्टार्ट करने का मौका मिल गया। सारे पेपर वर्क स्टार्ट हुए, नक्शा बनाना, ड्राइंग्स, ये सब चीजें। उसके बाद थोड़े अरसे के 2 दिन बाद मैं वापस इस्लामाबाद आ गया। जो मैपिंग थी, जो भी डिजाइन से उनको फाइनलाइज करने के लिए, और फिर हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक से इस पे प्रॉपर काम शुरू कर दिया जाएगा। खैर, सारे पेपर वर्क हो गया और हम दोबारा से इस्लामाबाद से नारान के लिए निकल पड़े। जब पहुंचे तो रात हो चुकी थी। नारान में उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी। रात को अगर आपको बिजली चाहिए तो जेनरेटर चलाया करते थे। अपने चौकीदार को बोल के जनरेटर चलवाया, आराम वगैरह किया और फिर वहीं अपने कमरे के अहाते में बैठ गए। सुबह की प्लानिंग करने लग गए। तो इतनी देर में उस एरिया के इर्द गिर्द के लोग भी हमारे पास आ गए। उन्होंने हमसे सवालात किए कि आप लोग क्या करने का इरादा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग ये गेस्ट हाउस है, इसको बनाया जाएगा। तो वो बड़े हैरान हुए। हमें बड़ी अजीब बात लगी कि एक गेस्ट हाउस को रेनोवेट करने में इतनी हैरानगी की है, क्या बात है। तो फिर उनमें से एक साहब बोले कि इस गेस्ट हाउस को बंद हुए हुए भी 8 साल हो चुके हैं। आप 5वीं टीम है जो रेनोवेट करने आ रही हैं। पता नहीं इस गेस्ट हाउस में ऐसा क्या है कि कभी भी काम कंप्लीट नहीं होता और रेनोवेट करने वाले लोग भाग जाते हैं। ये बात उन्होंने हमारे सामने की तो हमारे टीम मेंबर्स को लगा कि शायद ये कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। या वो एक होता है ना, जब आप शहर से निकल के गांव देहात में जाते हैं। नारान तो खैर गांव नहीं है, एक प्रॉपर शहर बन चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि ये जेलस हूं, फलाना हूं इस मालिक से, इस गेस्ट हाउस से। अगर ये गेस्ट हाउस बन गया तो इनका काम खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल लिया और नेक्स्ट डे की तैयारी में जल्दी सो गए। सुबह उठे, सारे मजदूर हमारे तैयार थे जो पहुंच चुके थे साइट पे। काम शुरू हुआ और जो हमने टाइम फ्रेम बनाया हुआ था
उस पे चलते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि विदिन 6 मंथ्स हम इस गेस्ट हाउस को रेनोवेट करके मालिक के हवाले कर देंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये जो आने वाले दिन हैं ये हमें उस हद तक ले जाएंगे कि जहां हमें अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना पड़ जाएगा। शुरुआत हुई तो हल्की फुल्की शरारतों से, मजदूर के औजार इधर से उधर गायब हो जाना, कभी किसी की को बीमारी हो जाना, कभी किसी को चोट लग जाना, ये एक नॉर्मल रूटीन हमारे काम में होता है। तो हमने इस बात को जरा ज्यादा अहमियत नहीं दी। फिर तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि अब रात के टाइम पे भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन वो तोड़ फोड़ वाली नहीं थी, गार्डन और इस तरह के इलाकों की। मसला उस वक्त होना शुरू हुआ जब रात को पहली दफा वहां के मजदूरों ने काम करना शुरू किया, तो एक एक करके मजदूर भागते हुए बाहर हमारे होटल तक आए, और सब मजदूरों ने सिर्फ एक ही बात की कि वहां पे बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है। हमें लगा कि शायद ये इर्द गिर्द के पड़ोसी जो हैं ये शरारतें कर रहे हैं, मजदूरों को डरा रहे हैं ताकि रात को काम ना हो सके। हम भी पहुंचे उधर। जब पहुंचे तो बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान। अब हमें अपने मजदूरों पे भी शक होने लगा कि शायद ये कहीं होशियारी ना कर रहे हो कि रात में काम ना करना पड़े, कम से कम काम हो, ज्यादा लंबा दिन हो, ज्यादा दिहाड़ी हो। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि हम भी साइट पे मौजूद हुआ करेंगे। नेक्स्ट डे असर के बाद काम दोबारा शुरू हुआ। इस दफा हम जब घर के अंदर उस गेस्ट हाउस के अंदर गए तो हमें एक बहुत अजीब सी चीज दिखी। पूरा गेस्ट हाउस हमने ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था, सिर्फ 4 दीवारी रह गई थी, बाकी अंदर की हर चीज टूटी हुई थी। अजीब बात यह लगी कि उससे एक दिन पहले जिस जगह पे तोड़ फोड़ हुई थी, नेक्स्ट डे उस जगह की ऐसे सफाई हुई थी जैसे वहां पे कभी बजरी, रेत, पत्थर इनका कोई नामो निशान ही नहीं था। ये बात सबने दरगुजर कर दी, ये सोच के कि शायद उसने साफ किया। फिर काम में लग गए। अब हर दिन हर मजदूर सिर्फ एक शिकायत करे कि कहते हैं कि जैसे ही हम गार्डन की तरफ काम करना शुरू करते हैं तो हमें वहां पे लोगों की आवाजें आती हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ कई सारे लोग हैं। समझ कुछ नहीं आती उनकी कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आवाजें बड़ी क्लियर होती हैं। उसके बाद ये मामला यहीं तक नहीं ठहरा। जब फर्स्ट फ्लोर की बारी आई रेनोवेशन की, तो वहां पे सिरे से वहां के मजदूरों ने जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि जब पहले दिन हम उधर काम कर रहे थे तो हमें अजीब जानवरों की आवाजें आना शुरू हुई। पहले हमें लगा कि शायद जंगलात हैं तो इधर की आवाज आ रही होगी, कोई होगा जानवर। उसके बाद वो आवाज
घर के अंदर से आने लगी। इनको लगा शायद वो जानवर जो है घर के अंदर आ गया। इन्होंने चारों तरफ जाके देखा, चेक किया, कोई चीज मौजूद नहीं थी। अब तक ये बात तय हो चुकी थी कि ये घर और इसमें पेश आने वाले वाकयात कोई नॉर्मल नहीं है, लेकिन काम तो कंप्लीट करना था, बॉस को जवाब देना था, बॉस ने क्लाइंट को जवाब देना था। हमने अपने सर झुकाए और इस आस में कि शायद काम हो जाए, काम करते गए। हद उस दिन हुई जब एक रात तमाम मजदूर दोबारा अपने साजो सामान छोड़ के उस गेस्ट हाउस के बाहर जाके खड़े हो गए। उनमें से बहुत सारे गेस्ट हाउस में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनके हाथों पे निशान थे, खराशें थीं, कुछ के जिस्म पे निशानात थे। जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि जब हम उधर काम कर रहे थे तो एक औरत हमें नजर आना शुरू हुई। सबसे पहले वो औरत छत पे दिखी, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद जो मजदूर उस घर में, उस गेस्ट हाउस में सो रहे थे, वो कहते हैं कि हमें रात को ऐसा लगता कि हमारी चादर, हमारा बिस्तर हमें खुद कोई खींच रहा है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कंपनी की तरफ से कि इस जगह को किसी मौलवी साहब को दिखाया जाए, क्योंकि इतनी आसानी से कंपनी क्लाइंट जाने नहीं देती। जब मौलवी साहब को दिखाया गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस घर को छूने की भी जरूरत नहीं है। इस घर में जो भी मखलूक है वो इतनी ताकतवर है या उसका होल्ड इतना है कि बगैर किसी की जान गए ये मुमकिन ही नहीं कि उनको इस जगह से निकाला जा सके। वो गेस्ट हाउस अभी भी मौजूद है, कई सालों से बंद पड़ा है। वहां के इर्द गिर्द के रहने वालों को कभी कभी उस गेस्ट हाउस में से एक औरत निकलती हुई नजर आती है। कुछ नेबर्स ने कोशिश की अंदर जाने की। जब अंदर गए और उस जगह को खाली पाया तो उनको बात समझ में आ ही गई कि ये जगह वो नहीं जहां पे इंसान आके बच सके। ये पहाड़ी इलाके, ये जंगलात, ये पहाड़ दिन में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात में इनकी हकीकत कुछ और है। शायद उस मखलूक की हकीकत भी रात को ही पता चलती है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show.
Alright folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम and welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं और फिर facebook.com/minhajaliaskari हमारा ऑफिशियल पेज है, उसको जाके लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आप हमारा फेसबुक लाइव सुन सकते हैं. अबव ऑल हमारा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari इज द चैनल. जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम उजैर है और मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं. ये बात लास्ट ईयर यानी 2019 फरवरी की है. मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करता हूं और मोस्टली नाइट शिफ्ट्स में ही होता हूं. ये बात काफी सुनी है लोगों से, स्टूडेंट से भी, कि कराची यूनिवर्सिटी में ये जिन वगैरह के मामलात अब भी मौजूद हैं. आपको शायद याद होगा कि अखबार जहां आता था एक जमाने में, उसमें बाकायदा एक पूरी सीरीज पब्लिश हुई थी 12 एपिसोड की, जो सिर्फ इस टॉपिक पे थी कि जिन्नात की अदालत लगती है कराची यूनिवर्सिटी के मखसूस एरियाज में. खैर, ये बात फरवरी की है और इन दिनों सर्दी भी काफी थी और मैं उस रात सुबह के बजाय लेट नाइट निकला ऑफिस से तकरीबन 4 बजे के करीब. सर्दियों के दिन थे और सन्नाटा था, रोड भी एकदम सुनसान थी. मैं अमूमन कारसाज से ही आता था अपने घर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी उस एरिया में कुछ विटनेस नहीं किया. मैं अक्सर घर के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर से जाता था, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए राउट शॉर्ट पड़ता था. तो फिर उस रात भी मैं यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हुआ और गार्ड को NIC और यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखाया, जो कि मैं रोज दिखाता था. खैर, जब मैं तकरीबन सुबह 4:30 बजे करीब यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास से गुजरा, तो वहां मैंने पार्किंग एरिया में एक लड़की को बैठे हुए देखा. मैं अपनी गाड़ी में मौजूद था और गाड़ी रोककर मैंने कुछ देर देखा कि ये इस टाइम है कौन. लोग अक्सर जॉगिंग करते हैं सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर ही, क्योंकि टीचर्स और एम्प्लॉयज रहते हैं वहां. लेकिन ये काफी अनयूजुअल सी चीज लगी मुझे कि इस टाइम लड़की का ऐसे बैठना यहां. मैंने सोचा कि अगर जॉगिंग वगैरह के गर्ज से ही निकली है तो यहां पे क्यों बैठी है. और मिनहाज, मैं ये बताता चलूं कि फार्मेसी डिपार्टमेंट को लेकर ये चीज बहुत मशहूर है कि वहां किसी लड़की को देखा जाता है. मुझे ऑब्वियसली मजाक लगता था, ये ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन उस रात मैंने उससे ये देखा कि वो लड़की बाल खोले हुए बैठी हुई है, जो उसके चेहरे पे आ रहे हैं. कपड़े उसके सफेद थे लेकिन काफी गंदे लग रहे थे. मैंने ये देखा तो गाड़ी को घुमा के डिपार्टमेंट वाले रोड के पास ले गया. आप यकीन करें, यूनिवर्सिटी की लाइट्स ऑफ थी, इतना शदीद सन्नाटा था और ऑब्वियसली सर्दी भी काफी थी. रात के वक्त बड़े बड़े दरख्त देखकर तो इंसान को और खौफ आ जाए. मैंने वहां गाड़ी रोक के उसकी वीडियो भी बनाई और मैं सोचता ही रहा कि आखिर है कौन. मुझे नहीं मालूम कि मुझे डर क्यों नहीं लगा और मैं गाड़ी से उतर के उसको देखने के लिए आगे बढ़ा. लेकिन मुझे बस ये वाइब्स आई कि आगे जाना ठीक नहीं है. मैं वापस गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी को घुमा के बस दूसरे ट्रैक पे जब लाया, विदिन 30 सेकेंड्स में नाज वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी.
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट पहली दफा विटनेस किया। अब मैं ये नहीं जानता कि वो क्या चीज थी और कौन थी। बाकी ये कि मैं अपना फोन 2 दफा चेंज किया है इस अरसे में, तो वो वीडियो मेरे पास बैकअप में जरूर होगी, तो मैं आपको लाजमी सेंड करूंगा। और मेरा ऑफिस उसी फ्लोर पे है जहां आपका एफएम स्टेशन है। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम उजैर। थैंक यू सो मच उजैर। अगर हो सके तो आप मुझे वो वीडियो जरूर भेजिएगा, और जितना जल्दी हो सके वो भेज दीजिए। खैर, कराची यूनिवर्सिटी जो आपने बात की, अखबार जहां में कॉलम आता था सीरीज का, वो आया था उसके बारे में। कराची यूनिवर्सिटी के बारे में तो मुझे याद नहीं, लेकिन सफारी पार्क के बारे में आया था। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे वो सिर्फ एक, क्योंकि उसकी कोई आपको वो नहीं मिलती, रिसर्च नहीं मिलती कि किस तरीके से वो साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे अदालत लगती है। कैसे? कोई तो सबूत हो, कुछ तो हो। किसी के बस मुंह से बोल देने से वहां पे अदालत लगती है और हम सब मान लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वरना तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी घर पे आप इशारा करके बोल दें माजिन है, बस खत्म, वो बर्बाद हो गया घर, वो कभी नहीं बिकेगा, कभी नहीं रेंट पे जाएगा। या किसी को भी राह चलते हुए बोल दें कि इस पे जिन का साया है, कभी मतलब कुछ तो हमारे पास सबूत हो। लेकिन ये कराची यूनिवर्सिटी और स्पेशली फार्मेसी डिपार्टमेंट जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में हमें आज ही नहीं बल्कि बहुत सालों से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी ईमेल्स भेज के बताते हैं कि वहां पे इस तरह के वाकयात होते हैं, और प्रिसाइसली ये एक खातून के ही बारे में बताया जाता है। आप पहले हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे पास वीडियो है, अगर है तो हमसे जरूर शेयर कीजिए, लाजमी शेयर कीजिए। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमजा बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है मिनाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी हमजा, क्या वाकया जो आप सुनाना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था, मैंने लास्ट वीक कॉल करी, जैसे मैं कॉल ड्रॉप हो गई ना, कुछ हो सकता है कुछ रीजन की वजह से। तो अपना वाकया मुझे ये शेयर करना था कि मैं रात सो रहा था अपने कमरे में, तो मुझे जो है ना एकदम बीच रात में, रात के 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा, कि मुझे मेरे कान में जो है ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कुसर कहते हैं ना, कि मतलब वो मामूली सी वो जो आवाज आती है उसको आई कि उठो। तो जो है ना मैं पहले तो मैं मेरी जो है ना मतलब वो एकदम क्लियर थी ना आवाज की, उठो। तो मैं मेरी आंख खुल के मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि उस रात में मूवी वगैरह भी देख के सोया था। तो फिर मैं वापस सो गया तो थोड़ी देर बाद। तो फिर थोड़ी देर बाद उठो, यही आवाज आई मुझे। तो फिर मेरी वापस से आंख खुल गई। फिर जो है ना, अच्छा उस वक्त फजर में बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी रह गया था, तो मैं मतलब जो है ना मतलब वो मुझे फीलिंग आने लगी ना कि कोई मेरे साथ है या मैं मतलब अकेला नहीं हूँ कमरे में। तो फिर मैंने फिर दुआ पढ़ी और ये सब मैंने पढ़ी, और फिर मैं जो है ना वापस फिर फजर की अजान हुई, मैंने उठा, बाथरूम गया, वजू किया और फिर नमाज पढ़ के मैं सो गया। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, बस ये हमजा मतलब ये पहली दफा ऐसे अचानक से हो गया? ये पहली दफा नहीं हुआ, ये 2-4 मरतबा हो चुका मेरे साथ। नहीं तो आपके अपना जिस घर में आप रहते हैं उधर कोई ऐसे वाकयात होते हैं या? उधर असल में मेरा जो घर है ना उसमें एक कमरा है, और वो कमरे में तो हम आ जा सकते हैं, लेकिन उस कमरे का बाथरूम जब से वो घर बना है ना, वो बाथरूम जब से बंद है उस कमरे। क्यों?
रीजन? और उस कमरे के पास ही मेरा कमरा है। और रीजन क्या है वो वॉशरूम बंद होने का? वो पता नहीं क्या रीजन है, मैं अपनी मतलब दादी वगैरह से पूछता हूँ या जो दादा है कि मुझे मतलब क्यों बंद है ना वो बाथरूम, तो वो बताते नहीं है। वो बस यही कहते हैं कि ना उस कमरे में भी नहीं जाया करो तुम। तो उस कमरे से खैर मैं चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं, आज तक हुआ नहीं कुछ उस कमरे में, लेकिन वो बाथरूम बस बंद है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। ठीक। खैर जनाब, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। ये बात 2008 की है, जब मैं अपनी डिग्री के लिए मलेशिया गया। मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहा करता था, जो कि एक शेयर्ड अपार्टमेंट था। मेरे अलावा उस अपार्टमेंट में कुछ अरबी स्टूडेंट्स भी साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दोस्त बन गए, तो हम 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि क्यों ना स्टूडेंट अकोमोडेशन में फ्लैट लिया जाए और एक साथ मूव हो जाए। तो हमें स्टूडेंट अकोमोडेशन में रिक्वेस्ट की, अगर कोई अपार्टमेंट खाली है तो हम 5 दोस्तों को साथ मूव होना चाहिए। मैनेजमेंट ने हमसे कहा कि फिलहाल तो सारे अपार्टमेंट्स फुल हैं, बस एक फ्लैट खाली है, लेकिन वो 12th फ्लोर पे वाक़ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाएं और हम आप लोगों को वो विजिट करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से ये अपार्टमेंट बंद है। लेकिन हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर बंद भी है तो कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम उसी जगह पे मूव हो जाएंगे। हम सब दोस्तों ने मैनेजमेंट से एग्री किया कि कल सुबह हम विजिट करना चाहते हैं। टाइम के मुताबिक हमने विजिट किया और हम सारे दोस्तों को वो अपार्टमेंट सही लगा, सिवाय एक दोस्त के। उसने कहा कि मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है यहां पर, लेकिन हम सब ने कहा कि डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। इन शॉर्ट, हम सब दोस्त उसी दिन अपना सामान लेके वहां शिफ्ट हो गए। पहले 2 हफ्ते तो कुछ भी नहीं हुआ, हम सब खुश थे। लेकिन मिनहाज, एक शाम मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया और शावर लेने के लिए बाथरूम गया। जैसे ही मैंने शावर लेना शुरू किया, मुझे एक दम से घबराहट हुई और ऐसी फीलिंग हुई कि मैं फौरन शावर रूम से निकल जाऊं। मैंने जैसे ही शावर खत्म किया लेना, यकीन करें मुझे किसी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जाके लगा। मैं फौरन शावर से बाहर आया और दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। 2 दिन गुजरे, हम सब दोस्त एक रूम में बैठे कार्ड्स खेल रहे थे कि अचानक हमारे सामने एकदम से मोबाइल चार्जर किसी ने प्लग से उतार के दूसरी तरफ फेंका और दूसरी तरफ से इस तरफ ऐसा लग रहा था कि कोई 2 लोग चार्जर से खेल रहे हों। हम सब दोस्तों को तब यकीन आया कि मैं झूठ नहीं कह रहा था। जब मैंने उनको शावर रूम का किस्सा बताया था, फिर थोड़ा टाइम गुजरा, हम सब की छुट्टियां आ गईं, हम सब पाकिस्तान आ गए। मैं पहला शख्स था जिसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां पहले खत्म हो गईं, जिसकी वजह से मुझे 1 हफ्ते पहले उस अपार्टमेंट में वापस आना पड़ गया। मिनहाज, जब मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट से वापस अपने फ्लैट पहुंचा तो यकीन करें मैं इतना डरा हुआ था कि क्या बताऊं। मैं सुबह 7 बजे अपने फ्लैट पहुंचा, अपने रूम में गया। जैसे ही मैंने अपना लगेज रखा, मुझे मेरे ही रूम से आवाज आना शुरू हुई। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा नाम लेके मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है।
मेरा इस्तकबाल कर रहा है। ये सुनना था कि मैंने अपना सारा सामान वहीं रखा और फ्लैट से भाग गया। एक हफ्ते में एक और दूसरे दोस्त के साथ वहां रहा। फिर हमने जाके मैनेजमेंट में ये सारा किस्सा बताया। तब मैनेजमेंट ने हमें बताया कि यही वजह है कि ये फ्लैट में कोई नहीं रुकता। 5 साल पहले एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एग्जाम्स में फेल होने की वजह से 12th फ्लोर से जंप मार के खुदकुशी कर ली थी। यही वजह थी कि वो अपार्टमेंट आज तक खाली था। उस जगह का नाम बिसेरिया विला है। ये कुआलालंपुर से थोड़ा बाहर करके है। इसके चारों तरफ जंगल है। मेरा नाम मन्नान है। मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं बर्मिंघम में रहता हूं। आई नो मेरी ईमेल थोड़ी लंबी थी, लेकिन शेयर करना जरूरी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मन्नान, थैंक यू सो मच। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल हमसे शेयर की। बड़े अपने एक जाती जो लोगों के साथ वाकया पेश आते हैं, जब वो बताना शुरू करते हैं तो वर्ड्स वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते जिस चीज से वो लोग गुजरे होते हैं। बड़ी बात है कि ये जानते हुए भी कि जिस अपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहां पे कुछ भी हो सकता है, आप फिर भी गए, अकेले रहे। हम सब ये समझते हैं कि ये सारे वाकयात जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन्हीं जगहों पे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो फिर भी बहुत अर्ली स्टेजेस में से हैं सिविलाइजेशन की। खैर हिंदुस्तान तो नहीं है, हिंदुस्तान तो सबसे पुरानी है। अंग्रेज भी बहुत पुराने हैं, चाइनीज भी बहुत पुराने हैं। इन सब की सोसाइटी में, इन सब के लिटरेचर में भी आपको ये चीजें मिलती हैं। एक YouTube पे मुझे किसी साहब ने वीडियो भेजी। उन्होंने कहा कि ये वीडियो आप देखें। जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसमें हुआ ये कि 2 साहब बैठ के टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आई एम श्योर वो जिन्नात और इसी आई थिंक जिन्नात पे नहीं, वो पीरी फकीरी के ऊपर हो रहा था प्रोग्राम। और वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो कोई बाहर ममालिक में प्रोग्राम हो रहा था। तो उसमें एक साहिबा ने कॉल की और वो बताने लगी कि हर काम के लिए हम लोग इस्तिखारा करते हैं, तो जब पीरों के पास जाते हैं तो उनके पास जाने से पहले इस्तिखारा क्यों नहीं करते। अब ये कॉन्वर्सेशन मौलवी साहब और खातून में चली रही थी कि उन खातून की आवाज चेंज हो गई। पहले ऐसा लगता है सुन के कि शायद कोई फंदा लगा होगा, फिर लगा कि शायद स्पीच का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग अमूमन हकलाना बोल देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो चीज लाइव ऑन एयर गई वो थी एक उसी औरत के अंदर जिन का आ जाना, और जिस तरह वो बात कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था उन मौलवी साहब को जो कि उससे सवाल जवाब कर रहे थे। हो सकता है वो एक पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन 1% के लिए सोचें कि वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, हकीकत है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Okay, sister. What it is I'd like to ask Brother Abu Muhammad, you know when people go to see these pirs,
they jump in without doing Salat al-Istikhara. Also, also, when people, I'm sorry, I can't speak no more. I'm sorry about that. But when I'm doing Salat al-Istikhara and the taweez, I've opened up as well. There were 3 taweez. I one for under my pillow. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मिनहाज, आपके लास्ट फ्राइडे वाले शो में आपने फ्लाइंग पॉट का जिक्र किया था। मैं इससे रिलेटेड अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मिनहाज, ये बात 2017 मार्च की है। हम गुलिस्तान जौहर में बिन हाशिम के करीब रहा करते थे। उन दिनों लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो शाम में हम अक्सर छत पे चले जाते थे। एक दिन मैं अकेली छत पे बैठी थी। मगरिब बस होने ही वाली थी। आसमान बिल्कुल साफ था। इतने में मेरी नजर सामने मौजूद फ्लैट्स पे गई। वो फ्लैट्स हमारे घर से कुछ दूर मौजूद हैं। मिनहाज, यकीन, यहां एक बात और बता दूं कि मुझे तब इस हांडी वगैरह के बारे में कोई खास इल्म नहीं था। खैर, फ्लैट्स के ठीक ऊपर जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने एक सफेद सी चीज उड़ती हुई मुझे नजर आई। पहले मुझे लगा कि कोई शॉपर है जो उड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मंजर क्लियर होता रहा मैंने देखा कि एक मट्टी की बनी हुई नॉर्मल साइज की बिल्कुल राउंड सी हांडी थी जो सफेद थी। I mean, उसको आग पर पकाया नहीं गया था। अमूमन जो हांडियां होती हैं उनको पहले आग पे पकाया जाता है, फिर कलर किया जाता है। वो एक तरह से कच्ची हांडी थी और उसके टॉप पे जहां लिड लगाई जाती है वहां वाइट कपड़ा बंधा गया था जिसको साइड से नॉट लगाई गई थी। मैं उस मंजर से नजर हटा नहीं पा रही थी। वो हांडी हवा में फ्लोट करते हुए मूव कर रही थी। उसकी मूवमेंट इस तरह स्टैटिक थी जैसे कोई जहाज स्मूथली मूव करता है। वो हांडी फ्लोट करते करते काफी फासला तय करती हुई हमारे एरिया की तरफ आ रही थी और उतनी ही विजिबल और क्लियर दिखाई दे रही थी। फिर अचानक वो एक पॉइंट पे आकर गायब हो गई और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने ये बात अपनी वालिदा को बताई तो उन्होंने कहा कि वहम होगा तुम्हारा। मैंने भी यही सोचा, लेकिन 2018 में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये मेरा वहम हरगिज नहीं हो सकता। उस इंसिडेंट के बाद 2018 में अगस्त का महीना चल रहा था। मैं हमेशा की तरह शाम में अपने छत पे जाके बैठी। एक दिन अकेली छत पे बैठी हुई थी, चाय पी रही थी कि अचानक फिर मेरी नजर उन फ्लैट्स के ठीक ऊपर गई। मैंने फिर वही सेम हांडी जिसके टॉप पर वाइट कपड़ा बंधा था फ्लोट करते हुए देखी। वो एग्जैक्टली उसी जगह पे फ्लोट कर रही थी जहां मैंने उसको मार्च 2017 में देखा था और उसी सेम तरीके से मूव करके सेम उसी पॉइंट पे आकर हवा में गायब हो गई। मैंने इससे पहले ना ऐसा कुछ सुना था ना देखा था, लेकिन अब इतना पता है कि ये हांडी निहायत ही खतरनाक किस्म का काला जादू है। अल्लाह जाने किस पर इतना खतरनाक जादू करवाया जा रहा था। मैंने 2 बार देखा। बस यही दुआ है कि अगर उससे
उसकी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो तो उसकी तकलीफ दूर हो जाए। हिंदुस्तान से एक ईमेल हमारे पास आई है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि दिल्ली की एक रोड से रात के 2 बजे मेरा गुजर होना शुरू हुआ। वो रास्ता काफी लंबा है और चारों तरफ उस रास्ते के जंगल ही जंगल है। सर्दियों की रात थी, धुंध छाई हुई थी। कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में गाने लगा के जैसे एक नॉर्मल शख्स ड्राइव करता हुआ जा रहा होता है उस रोड से गुजरा। उस रोड के बारे में पहले भी हिस्ट्री मौजूद है। अक्सर लोगों का कहना है कि उस रोड पे एक औरत नजर आती है। मुझे ये सारी बातें फनी लगती थी। इग्नोर करते हुए मैं उस रोड पे सफर करने लगा। अभी थोड़ा सा आगे ही गया कि मेरी हेडलाइट्स एक जगह पे पड़ी तो मुझे लगा कि वहां पे कोई शख्स खड़ा हुआ है। जैसे ही वो हेडलाइट्स उस चीज पे पड़ी तो उसने एक औरत को खड़े हुए देखा जो कि शादी के ड्रेस में थी और एक सूटकेस भी था उसके पास। इन्होंने अमूमन लोगों की तरह गाड़ी रोकी नहीं, ये सीधा चले गए। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बस, क्योंकि उस पूरी रोड पे कोई नहीं था, सिर्फ ये खातून खड़ी हुई थी, तो मुझे अजीब भी लगा, लेकिन मैं उनको क्रॉस करता हुआ चला गया इग्नोर करते हुए। लेकिन मैंने उनको देखा जरूर। कहते हैं अभी मैंने वापस रोड की तरफ नजर की, चंद सेकंड ही गुजरे थे कि फिर से मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा हुआ है। कहते हैं फिर मैं जब लाइट पड़ी तो वही औरत उसी तरीके से खड़ी हुई थी वहां पे। कहते अब मुझे कुछ घबराहट होना शुरू हुई। कहते मैं क्रॉस करता हुआ गया हूं। इस दफा वो कहते हैं कि मेरे आई कांटेक्ट हुआ है प्रॉपर उस लड़की से जो कि उस रोड पे खड़ी हुई थी। कहते मैं तेजी से गुजारता हुआ चला गया गाड़ी, आगे गया हूं। जो अब बात बताते हैं वो इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जैसी मेरी गाड़ी उस लड़की से क्रॉस करके आगे गई और मैंने अपने शीशे से देखा तो वहां पे कोई औरत नहीं खड़ी हुई थी। कहते हैं ये बात मुझे यकीन हो गई कि जो लोग इस रोड के बारे में कहते हैं वो दुरुस्त है। कहते हैं कि मैं अभी इस ट्रॉमा से निकल ही रहा था कि मुझे अपनी गाड़ी में कुछ आवाज आना शुरू हुई। जैसे ही कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एग्जैक्ट वही सूटकेस जो वो लड़की लेके खड़ी हुई थी वो उनकी पीछे वाली सीट पे मौजूद था। कहते हैं मुझे हैरत हुई कि ये सूटकेस यहां पे कैसे आ गया। कहते मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे गया, 1 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश की कि रोक के देखूं कि आखिर है क्या। कहते हैं मैंने गाड़ी रोकी है, पीछे मुड़ के देखा है तो वहां से वो बैग गायब हो चुका था। कहते हैं अब मुझे समझ ना आए कि ये हो क्या रहा है। गाड़ी स्टार्ट की, चलाना शुरू की। अब कह रहे कि मेरे पसीने छूट रहे हैं और रोड का दूसरा एंड मुझे नजर आ रहा है। कहते मैं तेजी से चलाने की कोशिश कर रहा हूं और अब मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे चारों तरफ वो औरत मुझे नजर आ रही है, कभी मेरी दाईं तरफ कभी मेरी बाईं तरफ। यार एक अजीब सा समा बन चुका था उस रोड पे, जैसे
बाज़ाहिरी तौर पे तो मैं अकेला था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। एक पॉइंट ऐसा आया कि तेजी के चक्कर में ना मैंने राइट देखा ना मैंने लेफ्ट देखा, मैं सीधा ही जा रहा था कि मेरी गाड़ी के सामने वो औरत दोबारा से आई। और मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। कहते हैं अब उस औरत की शक्ल कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। और उसके लंबे लंबे बाल, मुंह जला हुआ, आंखों से खून निकल रहा, और वो मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, सिर्फ अपने एक्सीलरेटर पे पैर दिया और मैं ये सोच के गाड़ी चला दी तेज कि जो भी होगा देखा जाएगा। कहते हैं जैसे ही मेरी गाड़ी उस औरत को टच करने वाली थी, वो वहां से मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। कहते जब मैं थोड़ा सा आगे जहां बाजार नजर आया उधर गया, उधर पूछा लोगों से, पानी पिया, गाड़ी रोकी, लोग भी परेशान हुए कि आखिरकार हुआ क्या है। जब बताया वहां के लोगों को तो उन्होंने फिर हमें बताया दोबारा से कि साहब ये इलाका तो मशहूर है जहां पे एक औरत नजर आती है, अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगती हुई, हाथ में उसके सूटकेस होता है, कपड़े उसने दुल्हन के पहने हुए होते। कहते आप बाल बच गए, शुक्र करें कि आपने गाड़ी नहीं रोकी, वरना अक्सर यहां पे एक ये बात मशहूर है कि वहां एक औरत नजर आती है, और दूसरी बात मशहूर है कि वहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ, और नेक्स्ट ईमेल है, हेलो सलाम नजीब फ्रॉम कराची। आज से 10 साल पहले हम हर साल तकरीबन 2 बार मुल्तान अपनी खाला के पास जाया करते थे, एक बार जून जुलाई में और एक बार दिसंबर में। उनका घर रेलवे स्टेशन के साथ ही है और घर बहुत पुराना बना हुआ है। मेरे साथ उसी घर में 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन या जो भी आप मखलूक कहें उनसे इंटरेक्शन हो चुका है। नीचे वाले फ्लोर पर कहते हैं कि हम दिसंबर में बाय रोड मुल्तान गए और एक रात मेरा बड़ा कजन और मैं रात को देर से घर आए तो सब सो चुके थे। नीचे वाले फ्लोर पर जगह नहीं थी तो कजन ने कहा ऊपर चलते हैं। हम ऊपर गए और ब्लैंकेट लेकर सोने लेट गए। मेरे कजन फौरन सो गए लेकिन मैं फोन यूज करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे वॉक करने की आवाज आना लगी। हमारे रूम के सामने एक कॉरिडोर था जो दूसरे रूम तक जा रहा था। छत पर कुछ परिंदे पले हुए थे, कबूतर और मुर्गियां वगैरह। वो चलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई रूम के गेट तक आता हो और 2 सेकंड्स रुककर वापस जा रहा हो। आवाज इतनी क्लियर थी क्योंकि रात के 4 बजे सन्नाटा था। मैंने कजन को उठाया और कहा वहां कोई है। कजन ने बोला ऊपर परिंदे होंगे, शायद जाग गए हों, वो शोर मचा रहे होंगे, उसकी वजह से तुम्हें लग रहा है। मैंने भाई की बात को सीरियस नहीं लिया लेकिन मैंने फोन यूज करना शुरू कर दिया कि शायद नींद आ जाए। इतना सन्नाटा था कि कजन के सांस की आवाज से ज्यादा उस चीज के चलने की आवाज आ रही थी जैसे कोई पांव उठाए बगैर चल रहा हो। मैंने भाई को 3 बार उठाया और उसने हर बार मुझे वही कहा कि शायद कबूतर होंगे, शायद मुर्गियां होंगी। सुबह होने वाली थी तो शोर करते हैं। 3rd टाइम कजन ने कहा कि हो सकता है कि खालू ऊपर वॉक करने आए हों। मैंने 1 घंटा कैसे गुजारा वो मैं जानता हूं। फजर की अजान हुई और आवाज उसी वक्त बंद हो गई। मैं 15 मिनट बाद ही सो गया क्योंकि रोशनी हो रही थी। सुबह उठा और नीचे गया, सबसे मिला और जल्द ही
छत की तरफ भागा, क्योंकि जब भी हम खाला के यहाँ जाते थे तो हम मुर्गी के अंडे लेकर आते हैं पिंजरे में से। बचपन में शौक था। जब छत पर गया तो छत पर सिर्फ पिंजरे थे और कुछ नहीं था। मैं नीचे आया और खाला से कहा कि खाला, ये मुर्गियां कबूतर कहाँ हैं? तो खाला ने कहा कि दोनों बेटों की जॉब लग गई है और मुझे अब टाइम नहीं मिलता, तो हमने वो 6 महीने पहले ही सब परिंदे मुर्गियां आजाद कर दिए। उस वक्त मुझे उस छत पर दिन में जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। और लास्ट में एक बात और ऐड करूं कि मेरे खालू, जिसका मेरे कजन ने कहा था कि हो सकता है कि वो वॉक कर रहे हो, उनके घुटनों का मसला बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं। उनके लिए उस जमाने में डॉक्टर ने उनको 1st फ्लोर तक जाने के लिए मना कर दिया था। तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो मेरे खालू उधर हों। वो कौन था, वो क्या चीज थी, मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने अपने कजन से सीरियस बैठ के ये सवाल किया। तो उसने बताया कि हमारे अक्सर इस फ्लोर पे एक शख्स नजर आता है जो कि अक्सर इस कॉरिडोर में ही वॉक करता हुआ नजर आया है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। दिस इज उमेर। मुझे अपने मामू का वाकया शेयर करना है आपसे। आप हमेशा शायर फैसल की बात करते हैं कि हाँ, कि वहां कोई चुड़ैल दिखती है दुल्हन के ड्रेस में। मिनहाज ये वाकई सच्चा है, पर यह सिलसिला 1990 में ही रोक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत कंप्लेन आती थी। एक वक्त था कि शायर फैसल में यूजुअल से ज्यादा एक्सीडेंट होने लग गए थे, पर्टिकुलरली रात के वक्त में। वहां के लोकल्स ने कोई सूफी बाबा को बुलाया था जो कि बहुत ही बड़े स्कॉलर भी थे। उन्होंने उस चुड़ैल का या ये जो भी एंटिटी थी उसको काबू करके वहां से गायब कर दिया था। ये जब से आज तक ये दुल्हन पर कभी नहीं दिखी, शायर फैसल पे नजर आती थी, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल फिर से नजर आती है। अब अल्लाह जाने कि ये सच है या झूठ, पर जहां तक मेरी नॉलेज है, ये लोग जो क्लेम करते हैं कि हमने दुल्हन देखी है रात में शायर फैसल पे, शायद झूठ बोलते हैं टू कीप दैट चुड़ैल लेजेंड एज रियल एज इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम। एक और वाकया जो मैं और मेरे कजन, जब हम फैसलाबाद दोस्तों के साथ उनके घर गए जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां झंग रोड में जहां फील्ड्स हैं और उसकी यूनिवर्सिटी का रास्ता भी वहीं से गुजरता था, तो वहां एक रात गुजर रहे थे हम लोग। वी वर गोइंग टू अ फ्रेंड्स फील्ड। हमने 2 औरतें सफेद लिबास में देखी जो कि सर से पांव तक कवर्ड थी और बहुत हल्के हल्के वॉक करती हुई जा रही थी। एक दोस्त ने आवाज लगाई ऐसे ही मजाक में और कहते हैं कि मिनहाज आप यकीन करें, वो औरतें एट दैट वेरी इंस्टेंस बीच रोड पे खड़ी हो गई थी फौरन। ब्रेक लगाने पे कार कंट्रोल में नहीं रही और एक दरख्त में जा लगी। दोस्त जो ड्राइव कर रहा था वो ऑन द स्पॉट मर गया। हम 3 दोस्त बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुए। जब हॉस्पिटल में होश आया तो पता चला कि हमारा दोस्त अब हम में नहीं रहा, और ये सब उन औरतों की वजह से हुआ। बढ़ते नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम, हम पहले न्यू कराची में एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे। कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी काफी घर थे।
हमारा घर काफी अंदर जाके था। हम जब उस घर में शिफ्ट हुए तो सब नॉर्मल था। शुरू के 8-10 दिन कुछ नहीं हुआ, ना हमने ऐसा कुछ सोचा था। हमारे घर में 5 कमरे थे और काफी बड़ा घर था। किचन से एक कॉरिडोर का रास्ता बाहर सैन को जाता था। रात में हम उधर ज्यादा देर अकेले बैठने से अवॉइड भी करते थे। फिर एक दिन मेरी अम्मी जान के साथ एक वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि अम्मी किचन में थी, भाई बाहर गए हुए थे दोनों, और मैं और मेरी अम्मी अकेले थे घर में, और पापा भी जॉब पे थे। अम्मी को लगा जैसे उनके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा उन्हें कुकिंग करते हुए देख रहा है। अम्मी ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। अम्मी कमरे में मुझे देखने भी आई कि कहीं मैं किसी काम से नहीं आया हूं किचन में, मगर मैं बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। अम्मी फिर किचन में चली गई और कुकिंग करने लग गई, और फिर कुछ एबनॉर्मल नहीं हुआ। बिल्कुल दूसरे ही दिन अम्मी के साथ फिर एक वाकया हुआ। अम्मी को किचन के रास्ते से कोई गुजरता हुआ महसूस हुआ। वालदा ने किचन के पास वाले रूम की लाइट जलाई कि देख सकें कि कौन है, पर कोई नजर नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है कि मैं सो रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेड के बिल्कुल पास मेरी लेफ्ट साइड पे कोई आके बैठा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे एक कान के सामने कोई रुकावट सी हो, जैसे कि हमें कान पे हाथ रखने से होता है। तो मैं घबरा के उठी और लाइट जलाई कि हो सकता है कि अम्मी हो। अम्मी मुझे देख के थोड़ी परेशान हुई कि शायद उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया हो। अम्मी ने पढ़ के दम किया मुझ पे और पूरी फैमिली पे। जब जाग गए थे और तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे, अम्मी ने सुबह उठ के मुझे जो बात बताई, मैं उसे सुनकर और डर गई और मेरे पापा को वो घर शिफ्ट करने के लिए मनाने में कामयाब भी हो गए। अम्मी ने बताया कि कुछ दिन पहले मुझे सहन में एक औरत नजर आई थी। मैं उस कॉरिडोर से आंखों से देख रही थी। वो औरत मुझे निहायत गुस्से से घूर रही थी। उसका चेहरा कदरे लंबा और पतला था और मुझे उंगली उठाकर धमका रही थी इशारों से, जैसे कह रही हो कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बहुत डर गई थी। सिर्फ तुम्हारे वालिद को इसलिए बताया ताकि हम लोग डर न जाएं। हमने वो आसेब ज़दा घर 4 महीने में ही छोड़ दिया था। और एक और हैरानी की बात, जिस दिन हम लोग दूसरे घर में जाने के लिए रवाना होने ही वाले थे, तो मेरे छोटे भाई हम्माद ने ऐसी अजीब बात की कि हम सब खौफजदा हो गए। वो कहता है, आप ही मैं कल रात 2 बार उठा हूं, और दूसरी बार जब उठा हूं तो मैंने अम्मी के पास किसी औरत को बैठे देखा। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा था, मगर सुबह उठा तो मुझे एहसास हुआ कि वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं हसन बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या वाक़या है जो आप बताने वाले हैं? मैं आपको बताने वाला हूँ तारिक रोड का वाक़या है। मेरे असल में मामू रहते हैं वहाँ पे तारिक रोड पे ना, झील पार्क पर। सही। तो झील पार्क के सामने उनका बेंगलो है। तो ये है कि हमेशा आपने झील पार्क का तो सुना ही होगा, वो करीबी वाक़या। तो उनका बिल्कुल झील पार्क के सामने वाला घर है, जो कि कराची पब्लिक स्कूल और PCSH स्कूल के दरमियान का है घर ना, बिल्कुल कॉर्नर का। बिल्कुल। तो ये वाक़या ये था कि मैंने हमेशा मामू लोग से भी सुना था और मामी वगैरह से कि मामू को 2-3 मरतबा थप्पड़ वगैरह भी पड़े घर के अंदर ना। मामी से? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ना कि मामू जिससे ये सो रहे हैं, मामू की तो असल में तबीयत वगैरह ये है कि उनको ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है, तो ये कि वो अकेले सोते हैं। सही। तो ये कि मैंने ये सुना कि मामू को थप्पड़ वगैरह भी लगे हैं। तो ये है कि अक्सर ये है कि मेरे असल में 3 वाक़या था। मैं मामू के रहने गया सर्दियों वाले दिन ना, तो वालिदा के साथ गया था। तो हुआ ये कि मैं ना हैंडफ्री लगा के तेज आवाज के अंदर ना गाने सुन रहा। सही। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे था अपने कजन के घर, कमरे के अंदर ना, जहाँ पर अपना हमारा दरख्त था लगा हुआ बाहर झील पार्क के, आप देख लीजिएगा बेंगलोर के बाहर उन पे दरख्त लगा हुआ है बहुत बड़ा ना। सही। तो उसके कदम ना ले तो वो ना अपने कमरे में स्टे नहीं करता था, हमेशा ना नीचे फ्लोर पे रहता था। तो मैं इससे सवाल भी करता था, यार तुम्हारा तो अपना अलग कमरा हो गया, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं रहते? मुझे टालता था, कहते नहीं यार मुझे नींद नहीं आती अकेले में। मैंने बोला चलो सही है। मैंने बोला लेकिन यार मैं तो अकेले सोने के आदमी हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगा। तो मुझे अक्सर ना मना करता था, कहता नहीं यहाँ नहीं सो, तुम मेरे साथ नीचे ही सो। तो एक दिन क्या हुआ, सर्दी वाले दिन थे, मैं बोर हो रहा था, मैं हैंडफ्री लगा के उसके कमरे में जाके लेट गया। तो मैं हुआ क्या, जो उसका डक थी ना, टेरिस जो था उसका, तो उसका दरवाजा बजा बहुत जोर से ना, नॉक होता है ना, जिससे किसी ने नॉक किया। तो मैं तो हैंडफ्री लगाया हुआ था, मुझे तो आवाज ही नहीं आनी चाहिए। तो मैंने बोला शायद ये मेरा वहम है। तो मिनाज भाई, मैं क्योंकि इतनी तेज आवाज में सुन रहा था कि हो ही नहीं सकता कि अगर मुझे कोई नीचे भी आवाज देता, मेरे सामने भी आके आवाज देता, तो मुझे आवाज नहीं आती। फिर दूसरी मरतबा भी इस तरीके से नॉक हुआ, तो मैं हैरान हुआ। मैंने बोला यार ये भी शायद मेरा वहम है। जब तीसरी मरतबा हुआ ना, तो मैं उठ के भागा वहां से। मैंने बोला यार ये उसके कमरे में हमेशा मैंने यही सुना है कि ये रहता नहीं है कमरे में। फिर मैं गया, मैंने उसको बताया, मैंने यार तुम्हारे कमरे में इस तरीके से हो रहा है। कहने लगा मैं तुम्हें तभी मना कर रहा था कि तुम मेरे ना कमरे में नहीं जाओ। तो एक वाक़या तो उसके कमरे का ये था। तो दूसरा ये था कि एक नाइट में उसको स्टे करने गया उसके घर। तो उसके कमरे में ना क्या हुआ, सर्दियों के दिन में पंखा तो बनता, तो मैंने उसकी टेरिस का ना दरवाजा खोल दिया। मैंने यार खोल लो। तो उसने भी हिम्मत दिखाई, उसने बोला कोई मसले की बात नहीं है, खोल लो। तो हमने दरवाजा खोल लिया, तो हम दोनों सो गए। अब हुआ क्या कि तकरीबन रात के 3:30 बजे ना एग्जिट हमारी, हम दोनों की एक साथ ही आंख खुली। अब हुआ क्या मिनाज भाई, आपने हमेशा सुना होगा जो जिन्नात बात करते हैं ना, तो जिससे ये सरिये बजते हैं ना बहुत जोर से, अगर आप सरिये नीचे फेंको ना तो टन ऐसी आवाज आती है। सही। तो वैसी आवाज आई थी उन सरियों में से ना। अच्छा हुआ क्या कि मैं सो रहा हम दोनों, तो अचानक से ना इस तरीके से आवाज आई। अब मतलब वो सरिये बज तो रहते, लेकिन उसके अंदर एक जो होता है ना रोना, चीखना, चिल्लाना, उस तरीके से आवाज आई मुझे ना कि आगे कराची पब्लिक स्कूल से आई, और आते आते ना ऐसा लगा जैसे झील पार्क के अंदर आके ना वो खत्म हो गई। तो हुआ ये कि वो अचानक से ऐसी आवाज आई कि हम दोनों की एक साथ आंख खुली, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम थोड़ा सा हिले भी झूले भी, हम बिल्कुल साख्त हो गए। फिर थोड़ी देर के अंदर ना 10-15 मिनट के अंदर मेरा हाथ हिला, मैंने उसको पकड़ा तो देखा कि वो भी जाग रहा। मैंने बोला यार क्या हुआ, खैरियत? कहने लगा यार वो ये जो आवाज सुनी थी तुमने भी सुनी थी? मैं बोला हाँ बिल्कुल मैंने भी सुनी थी। तो हम काफी डरे, हमने बोला यार पता नहीं अल्लाह जाने कैसी आवाज है। तो तकरीबन क्या हुआ, फजर की अजान हुई तो आधे घंटे के अंदर उनकी अम्मी ऊपर आई। तो वो ये था कि ताजुद वगैरह के लिए वो जल्दी की थी ना, नमाज वगैरह के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। सही। तो हमने उनसे पूछा, हमने बोला कि ऐसा हुआ है कि आपको कोई आवाज हुई हो? तो उन्होंने कहा ऐसी आवाज तो कोई नहीं आई। तो मैंने उनको बताया कि ना इस तरीके से आवाज आई, तो ना मेरी मामी ने मुझे जबरदस्ती करके चुप कराया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है और खामोश हो जाओ और ऐसा कोई नहीं है, जिक्र नहीं करो। मैंने बोला मुझे आई तो है आवाज, लेकिन उन्होंने मुझे खैर चुप करा दिया। फिर एक सुबह क्या हुआ फजर के वक्त हम लोग तकरीबन नाश्ता करने जाते थे। तो मैं कजन के साथ मैंने बोला यार चलो हम नाश्ता करने जाते हैं। तो उसके घर के बाहर ना
और कराची पब्लिक स्कूल के बिल्कुल दरमियान में स्पीड ब्रेकर बना हुआ है अदनान भाई। मिनाज भाई तो हुआ ये कि तकरीबन हमने बोला यार चलो फजर की नमाज से पहले भी ना हम बाहर निकलते हैं, जरा पान वगैरह खा के आते हैं। रियाज स्टोर बना हुआ, उससे आगे पान वाला है, वो खुला रहता है रात में ना। तो रात का तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा था मिनाज भाई, हम लोग बाहर आए तो हमने देखा स्पीड ब्रेकर पे ना काला बिल्ला ना मारा हुआ है स्पीड ब्रेकर पे, शायद गाड़ी वाड़ी कुचल गई या जो भी है, तो ना खून बहुत सारा पड़ा हुआ है और काला बिल्ला मारा हुआ है। तो ये देख के सर्दियों के दिन थे, हमें खौफ आया थोड़ा सा, हमने बोला यार चलो अंदर चलते हैं, रोशनी होगी ना तो रोशनी होगी तो निकल जाएंगे और फिर यह है कि मार्केट जाके पूड़ियाँ वगैरह खा लेंगे। तो अल्लाह अल्लाह करके हमने क्या करा, घर के अंदर रुक गए, नमाज वगैरह पढ़ी फजर की। अच्छा मिनाज भाई जैसे फजर की नमाज पढ़ के हम लोग बाहर गए तो हिम्मत करके चलो बिल्ले से डर रहे थे हम, तो मिनाज भाई देखा ना बिल्ला था ना खून था, कुछ भी नहीं, जगह ऐसी साफ थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे बिल्ला मरा है। तो हो सकता है वो किसी ने उठा लिया और सफाई हो गई हो। नहीं इतनी जल्दी सफाई, वो भी रात में। हाँ वैसे रात के दिन दहाड़े तो होती नहीं, रात में भी पता नहीं। तो मैं आज भाई रात के 3:30 बजे इस तरीके से कि लगा के स्पीड ब्रेकर पे बिल्ला मारा हुआ है और हम फजर की नमाज के लिए फजर की नमाज घर के अंदर अदा करते हैं, और अदा करके जैसे ही रोशनी होती है हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं ना बिल्ला है ना खून जो पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी एक वॉइस नोट की तरफ जो कि हमें भेजी है सारा ने, डॉक्टर सारा हैं, उन्होंने भेजी है, और देखते हैं क्योंकि ये मैंने भी अभी पूरी नहीं सुनी है तो मुझे नहीं मालूम कि इस वॉइस नोट में ऐसा क्या है, लेकिन सुनते हैं कि आखिरकार क्या वाक़या है जो वो हमसे शेयर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम सारा है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है, और जो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है मेरी खाला के घर का। खाला का नहीं, बेसिकली मेरी नानी के घर का है, जो कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में है। और मुझे उसके बारे में ये आपसे शेयर करना था कि मेरी अम्मा का और मेरी खालाएँ, मेरी तमाम जो मैटरनल मेरे मामू हैं, खाला हैं, उन सब का बचपन उसी घर में गुज़रा है। फिर वक्तन फ़वक्तन सब बड़े होते चले गए, शादियाँ भी होने लग गई सबकी, और फिर हुआ ये कि मेरे जितने भी मामू थे और बाकी की छोटी खालाएँ थी वो यूएसए चली गई थी। तो फिर वहाँ पे मेरी फिर नानी और नाना बचते थे, तो नानी और नाना भी यूएसए चले गए थे। उसके बाद मेरी खाला थी, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब उनके ससुराल में थे थोड़े, तो वो परमानेंटली नानी के घर में जो उनका घर था, उनका जिधर से वो शादी होके गई थी, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। अब उनका घर एग्जैक्टली ऐसा है कि आप बाहर से भी आप देखेंगे तो आपको ऐसी बदरौनकी ऐसी लगेगी कि आपका अंदर जाने को दिल नहीं चाहेगा। और मतलब बहुत बड़ा घर है, लेकिन लिटरली मुझे भी मैं अकेले उनके किचन में नहीं जा सकती पानी लेने तक, वो मुझे इतना मुझे हॉन्टेड लगता है वो। तो द थिंग इज़ कि फिर जब वो लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पे, तो शुरू उनके बच्चे छोटे थे तब, और तब बच्चे उनके छोटे थे, ऐसे ही होंगे कि बेटा उनका 6-7 साल का था, बेटी 4-5 साल की थी। वो जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो फिर उनके साथ वक्तन फ़वक्तन वाक़यात होना वहाँ पे शुरू हो गए थे। और ये वही घर है कि जहाँ पे एक कुंबा, आप समझे एक पूरी फैमिली रहा करती थी। लेकिन जब तक कि मेरी खालाएँ, अम्मा मेरे मामू वगैरह जब भी ये लोग जब भी साथ ये लोग रहे हैं, तब उन लोग को कोई भी ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हुई वहाँ पे। यहाँ पे हद से ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और बहुत ही तंग कर देने वाली है। फिर क्या कहते हैं, जब वो वहाँ पे मेरी खाला शिफ्ट हुई तो 2 बच्चे और मियाँ बीवी थे, वो वहाँ पे शिफ्ट हुई हैं। तो फिर उसके बाद उनके साथ वाक़यात होना शुरू हुए। बेटी उनकी छोटी थी, तो
एक दफ़ा बेटी उनकी सहन में खेल रही थी, तो वो देखती है कि एक लंबे बालों वाली कोई चीज़, उसके नाखून तक इतने लंबे थे कि पैर तक आ रहे थे, वो चीज़ उनके वॉशरूम में गई है। फिर वो बच्ची ही चीखती चिल्लाती हुई अपनी अम्मा के पास भागी है कि मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो खैर अम्मा ने उसकी मतलब जो मेरे ख़्याल है उन्होंने वहम समझ के बच्ची को मतलब बहला फुसला के चुप करा दिया कि हो सकता है बच्ची है, ऐसे ही बच्चे इमेजनरी मतलब उसमें रहते हैं, कुछ ऐसे ही देख लिया होगा या ख्वाब देख लिया होगा, तो वो अज्यूम कर रही है सब कुछ अपने सामने। उसके बाद उनके बेटे के साथ वाक़यात होना शुरू हो गया। उनका बेटा स्कूल जाता था, उनकी बेटी फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बेटी टीवी लॉन्च में बैठ के अपने मतलब भाई से बातें कर रही है। तो बहुत देर तक वो बातें कर रही है, तो उनकी अम्मा को थोड़ी सी तशवीश हुई। उन्होंने आवाज़ दी बेटी को कि ज़ारा क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो? कह रही है अम्मा भाई से बात कर रही हूँ, भाई घर पे ही तो है, भाई आया हुआ है। कह रही है बेटा भाई तो स्कूल गया हुआ है, आप किससे बात कर रही हो? फिर वो वहाँ से उस जगह से भाग गया। और इसी तरह सिमिलर वाक़या उनके हस्बैंड के साथ भी एक दफ़ा हुआ था कि मेरी खाला घर पे थी और लाइक वो उनके हस्बैंड सामने बैठे हुए थे, वो बातें कर रही हैं। इतने में उनके हस्बैंड सामने से आ रहे हैं और बाइक उन्होंने साइड में लगाई है और बस वो चीज़ जो सामने बैठी हुई थी वो गायब हो गई है। इसी तरह के उनके यहाँ घर में वाक़यात बहुत होते थे। ये मतलब एक दूसरे की मतलब घर वालों की शक्ल में कोई ना कोई दिख रहा है, और वहाँ पे उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी उनके बहुत ज़्यादा रहे थे। और लेकिन वो अभी भी स्टिल उसी घर में है। लेकिन द थिंग इज़ के कहीं वो ख़ुद से मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी भी क्राइसिस में ही है। तो फिर खैर वहाँ पे उनका एक बैक साइड पे एक कमरा होता था जो स्टोर था बेसिकली। अब जो स्टोर था वो ऑलरेडी हॉन्टेड हम लोग को ख़ुद भी लगता था और वो ख़ुद भी वहाँ नहीं जाते थे। वो स्टोर के बाहर सहन था, एक बरांडा था, उसके बराबर में एक रूम था, और वो जो स्टोर रूम था वहाँ पे लिटरली आप अकेले नहीं जा सकते थे। आपको इतना हैवी फ़ील होता था वहाँ पे जाकर, इतना हैवी फ़ील होता था कि पीछे कोई चीज़ आपको फ़ॉलो कर रही है, कोई चीज़ बराबर में खड़ी हुई है, ये सब चीज़ें ना। और जब इनके यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी तो इन्होंने एक मतलब कारी साहब थे, उनसे रजू किया। तो जब उनसे रजू किया तो वो आए, उन्होंने कोई पढ़ाई वगैरह उनके कमरों में की, और ख़ास तौर पे वो जो लास्ट जो मैं बरांडा जिधर था उस साइड पे उन्होंने बहुत पढ़ाइयाँ करी हैं। फिर जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो बाकायदा मेरे खालू बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था क्योंकि वो जो भी चीज़ थी उनके सामने आ गई थी। खैर उन्होंने कुछ कीलें थी वो पढ़ के उन्होंने हर कोने में वहाँ पे उन्होंने गाड़ी, और उनको मना किया कि इन कीलों के एक तो पास नहीं आएगा या कभी इन कीलों से छेड़छाड़ नहीं करेगा कि निकलवा दें, या कोई काम कर रहे हो, कोई आप मिस्त्री मज़दूर का काम करा रहे हो और आपने फिर भूल चूक से निकाल दी, क्योंकि फिर ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। और बहुत ख़राब शक्ल की चीज़ें वहाँ पे उनको दिखती थी अक्सर, क्योंकि मेरी जैसे खालस हो रही हैं तो उन बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो उसमें भी उनको ऐसा लगता था कि जैसे पैरों के पास उनके कोई छोटी सी बच्ची ऐसी कोई 3-4 साल की बच्ची आके खेल रही है। अब उनकी बेटी इतनी बड़ी मतलब इतनी छोटी थी नहीं, वो बड़ी थी। वो जब गौर से देखे तो वो बच्ची ऊपर आके उनके सीने पे चढ़ के बैठ जाए, और जो उसकी शक्ल, वो कह रही है उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी आँखों के डले जो होते हैं आपके ब्लैक ब्लैक से, वो बिल्कुल वो थे ही नहीं, अजीब व गरीब सी शक्ल। जब ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत होने लगी तब उन्होंने उन कारी साहब को बुलाया, वही उन्होंने कीलो वगैरह का मामला कराया, और उसके बाद जाके थोड़ा उनके घर में फिर सुकून हुआ। लेकिन पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई वहाँ से, बल्कि अभी भी अगर हम जाते हैं, इतने साल हो गए उनको वहाँ पे रहते हुए, ज़ाहिर सी बात है नानी का घर था बहुत पुराना है, लेकिन लिटरली वो बाहर से ही इतना हॉन्टेड लगता है, वो घर इतना हॉन्टेड लगता है कि बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन जैसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल वो एग्जैक्टली वो लगता है।
अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मिनहाज, लास्ट वीक आपको दिल्ली कॉलोनी में एक जगह के बारे में बताया था, जिन्नात का छत्ता जिसे कहा जाता है। मिनहाज, जब हम छोटे थे वहीं रहते थे, इससे बिल्कुल नजदीक। जब मैं छोटी थी मुझे गुड़ियाओं का बहुत शौक था। मेरे पास बहुत सारी डॉल्स थी। एक रात को मेरे सोते से आंख खुली तो मैंने देखा मुझे कोई आवाज दे रहा है। मैं उठी तो कोई नजर नहीं आया, बस छोटी बहन सोई हुई थी और कोई नहीं था। अभी सोच ही रही थी कि दोबारा आवाज आई। उस वक्त मेरी उम्र 11-12 साल की होगी। बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। मेरी नजर अपनी डॉल पे पड़ी तो मिनहाज, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी डॉल आंखें छपका रही थी और मुझे देख के हंस रही थी जैसे मजाक उड़ा रही हो। मैं बहुत डर गई थी। मैं जल्दी से भागकर अपनी वालदा और वालिद के पास चली गई। उनको बताया कि ऐसा हो रहा है तो वो मेरे साथ आए तो सब नॉर्मल था। उन्होंने कहा तुम डर गई हो, दुआ पढ़ के सो जाओ। उस रात तो मैं सो गई, पर यह अक्सर होने लगा कि वो डॉल चलती फिरती नजर आती, मुझे नाम से पुकारती, कभी मेरा नाम लेती, कभी मेरी बहन का, जो मेरी बहन ने भी महसूस किया। फिर एक रात मेरी आंख खुली तो वो डॉल मेरे पास थी। मैं घबरा के उठ गई। देखा तो मेरे बाल कटे हुए थे जो कि बहुत लंबे थे। मगर रात को मैं खोल दिया करती थी वो बाल। पहले मुझे लगा मेरा वहम है, मगर वहम नहीं था, वाकई बाल कटे हुए थे, जिनको देख के मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरी आवाज सुन के मेरे वालिदैन आ गए, बहन भी उठ गई। ये सब देख के मेरे पेरेंट्स घबरा भी गए। जैसे तैसे सुबह हुई, पापा किसी आलिम के पास गए, उनको सब बताया। वो साथ घर आ गए और हमको एक रूम में बंद कर दिया और हमारे रूम में चले गए। वहां उन्होंने कुछ पढ़ाई करना शुरू की तो घर में अजीब सा शोर होने लगा, जैसे कोई चीख रहा हो तकलीफ से। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद आवाजें आना बंद हो गई। जब पढ़ाई बंद हुई तो उन्होंने सारी गुड़ियों को आग लगा दी और कहा कि ये गुड़ियां या कोई भी फेज बना हुआ कोई खिलौना बच्चों वाले घर में नहीं लाना चाहिए। उसके बाद मिनहाज, मैं इतना डर गई कि अब अपने बचपन को भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं लाकर देती। बस आपको यही बताना चाहती थी जो मेरी आप बीती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ये एक ईमेल जो लास्ट में हमने पढ़ी, बहुत सारे लोग सुन के हंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग सुन के मजाक उड़ा रहे होंगे, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि शायद इन साहिबा का दिमाग खराब है, डॉल कैसे बोल सकती है, आंखें कैसे चपका सकती है। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसी डॉल गुजरी है जो कि अभी भी मौजूद है किसी एक म्यूजियम में, और एक नहीं बल्कि कई तादाद में मौजूद हैं ऐसी डॉल्स जिनके ऊपर कई सारे मर्डर्स के अटेम्प्ट हैं। उनमें से एक डॉल है द एनाबेल। ये जो मूवी आई है ये झूठी कहानी पे मजबूर नहीं है, ये एक असल हकीकत है। हकीकत उसकी कुछ ऐसी है कि डॉल के बनाने वाले ने
ये डॉल बना के एक साहब को बेची। वो साहब इस डॉल को अपने घर लेके आए। थोड़े अरसे के बाद मोहल्ले में मौजूद पड़ोसियों ने शिकायत करना शुरू कर दी कि आपके घर में जो भी बच्चे आए हैं उनको बोले कि रात को शोर शराबा ना किया करें। उनको ये बात बड़ी अजीब लगी। पता ये चला कि उनके घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। पड़ोसियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि रात को आपके घर में जब आप लोग सो जाते हैं तो बाकायदा बच्चे नजर आती है जो ऊपर नीचे चल रही होती है, सिल्वर्स नजर आते हैं, शैडो नजर आता है। ये बात उन साहब को अकड़ गई। उन्होंने शुरू में तो इस बात को इग्नोर किया, लेकिन फिर उनको भी कुछ शक होने लगा, चीजें इधर से उधर होने का। अक्सर रात को वो कमरे में जब सोने के लिए लेटते तो उनको महसूस होता कि घर में कोई वॉक कर रहा है। फिर उन्होंने उस डॉल के ऊपर शक होना शुरू हुआ कि जिस जगह पे वो डॉल को रखते थे सुबह वो डॉल उस जगह पे नहीं होती थी। तो ऐसे कई सारी दुनिया में चीजें मौजूद हैं जिनको अगर इंसान दिमागी तौर पे सोचना चाहे, लॉजिक लगाना चाहे तो वो इलॉजिकल लगती हैं, लेकिन इलॉजिकल लगने से उनकी हकीकत तो नहीं बदल जाती। अभी जैसे बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कुछ अकेले होंगे, कुछ दोस्तों के साथ होंगे, कोई दफ्तर में होगा, कोई अपने कमरे में लेटा हुआ प्रोग्राम सुन रहा होगा। फर्ज कीजिए कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आपकी नजर आपके कमरे के दरवाजे पे पड़ी। उस दरवाजे के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी जगह होती है जहां से रोशनी आ रही होती है। क्या पता आपको उधर कोई खड़ा हुआ नजर आए, क्या पता वहां से कोई आपको झांकता हुआ नजर आए, क्या पता कि जिस कमरे में आप अभी मौजूद हैं वहां पे कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसको आप नहीं देख सकते, पर वो आपको जरूर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।